हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है वो आपको पता है, ठीक है ना। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। आपको ये भी पता है कि उसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर आप बोल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो पहले से देखो, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, मान के चलते हैं कि दो बॉल्स हैं ए एंड बी ऑफ मासिस एम ए एंड एम बी, ठीक है। जो दो बॉल है उसके मास है एम ए एंड एम बी, ठीक है। आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटीज यू ए एंड यू बी। मतलब बिफोर कोलिजन वो दोनों एक दूसरे से टकराए उससे पहले उन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज थी यू ए एंड यू बी रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट डायग्राम, बिफोर कोलिजन एम ए एंड एम बी दो मास है, वो यू ए एंड यू बी वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, एंड देर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। उन दोनों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बाहर के कोई फोर्स लग रहे नहीं है। लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। अब ये जो पीछे से आ रहा है वो बॉल की स्पीड ज़्यादा है ये वाले बॉल से, ठीक है ना। अब स्पीड ज़्यादा है तो कोई ना कोई टाइम पे उन दोनों के बीच में क्या होगा? कोलिजन, वो दोनों टकराएंगे। और आफ्टर कोलिजन उन दोनों की वेलोसिटीज़ बनती है वी ए एंड वी बी। आफ्टर कोलिजन उन दोनों की वेलोसिटीज़ बन रही है वी ए एंड वी बी, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में कोई कोई क्वांटिटीज़ है जो चेंज होती है, कोई कोई है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको दोनों ऑब्जेक्ट की चेंज होती हुई नज़र आएगी, बट मोमेंटम है वो पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। इसलिए नाम दिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर से पढ़ लेते हैं। लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी एंड द टू बॉल्स कोलाइड विथ ईच अदर एज शोन इन फिगर बी। यहाँ पे कोलाइड हुए, ओके। ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर एट अ टाइम टी। सपोज ये कोलिजन है वो टी टाइम तक चला, तो वो टी टाइम ड्यूरेशन तक दोनों बॉल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जो ए है वो बी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और बी है वो ए के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसलिए लिखा है, देखो, ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर अ टाइम टी द बॉल ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी एंड बॉल बी exerts a force FBA on ball A. Suppose VA and VB are the velocities of the two balls A and B after the collision respectively. हम मान के चलते हैं कि आफ्टर कोलिजन एक A जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी VA है और B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी VB है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है तब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर। तो वो दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है।
फोर्स ऑन बॉल ए बाय बॉल बी। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एफ बी ए से। ठीक है ना, जब 11th 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब यही फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ ए बी से। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो नंबर पहले आना चाहिए, मतलब ए के ऊपर लग रहा है ना। बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम चलते हैं तो एफ बी ए नाम दिया हुआ है। ठीक है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ए के ऊपर। तो वो फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? एम ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, मास इंटू एक्सेलरेशन ही करना है ना। तो एम ए, एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी मतलब वी ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू ए, और डिवाइड बाय टाइम मतलब टी। ठीक है, ओके, सेम थिंग यहाँ पे आपको रिपीट करनी है। फोर्स ऑन बॉल बी बाय बॉल ए, एफ ए बी। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? बी के ऊपर। तो मास किसका आएगा? बी का। एक्सेलरेशन भी किसका आएगा? बी का। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी बी माइनस वी ए, और डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम क्या रहेगा? टी। बस ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अभी हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो दोनों फोर्सेस है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए एक को हमने प्लस लिखा है, एक को माइनस लिखा है। ओके, अब एफ ए बी क्या था? तो एफ ए बी था एम बी इंटू वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई, सॉरी, वी बी माइनस यू बी आएगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू बी है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टाइम टी इक्वल टू माइनस एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टाइम टी। ठीक है, अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना। क्या करना है? एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन बॉल ए बाय बॉल बी इक्वल टू, अब किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? ए के ऊपर, इसलिए लिखेंगे एम ए इंटू ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी। ठीक है, सेम वे इधर ए बी क्या आएगा? वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी आएगा। और बस यहाँ पे वो दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे आपको रख देना है। सिर्फ देखो दोनों तरफ टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बनेगा क्या? एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस माइनस प्लस एम ए यू ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ये एम ए वी ए है, उसको मैं इस तरफ लेके आऊँ तो जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे बनेगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू इधर रहेगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ये जो नेगेटिव है उसको हम उधर लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव बन गया। ठीक है,
चलो, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है हमें टोटल फाइनल मोमेंटम, हैंस टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना, यहाँ पे देखो पूरे सिस्टम की जो मोमेंटम है टोटल, वो इनिशियल जो थी वही फाइनल रह रही है। अब इसका मतलब क्या कि अगर कोई सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो वो सिस्टम की टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगी, मतलब कंजर्व्ड रहेगी। कंजर्व्ड मतलब सुरक्षित, सुरक्षित रहेगी, मतलब एज इट इज रहेगी। क्लियर? ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसलिए यहाँ पे लिखना है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट वी से दैट द सम ऑफ मोमेंटम, the sum of momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum. This statement can alternatively be given as the total momentum of the two objects is unchanged or conserved by the collision. आपको लो याद रखना है, यहाँ से यहाँ पे फिनिश हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अगर 1 मार्क में आया, ठीक है ना, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है इस तरह, the sum of momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum. खास करके लिखना है कि टोटल जो मोमेंटम थी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम थी टोटल, वो दोनों इक्वल है। और एक कंडीशन भी साथ में ऐड करनी है कि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक है ए, एक है बी, और एक की वेलोसिटी सपोज यू ए है, एक की वेलोसिटी यू बी है बिफोर कोलिजन। आपको बस ये करना है टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है, मास दिया हुआ होगा आपको। आफ्टर कोलिजन मास तो वही रहेगा। आफ्टर कोलिजन किसी एक की वेलोसिटी दी हुई है और किसी एक की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला पूरा रख दो, फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, जो अननोन क्वांटिटी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो अननोन क्वांटिटी है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट बुक की थियरीज फिनिश हुई। अब टेक्स्ट बुक में 2 एक्टिविटीज़ दी हुई है, वो आप खुद एक बार चेक कर लेना समझ में आ रही कि नहीं। एकदम इजी है। ठीक है, वहाँ पे एक एक्टिविटी में कुछ ऐसा है कि एक बलून है, उसके साथ एक स्ट्रो को बांध के रखा हुआ है और बलून में से हम एयर पास करा रहे हैं। अब ये तो आप खुद भी समझ सकते हो कि सपोज बलून में से एयर निकल रही है ये डायरेक्शन में, तो बलून की मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इनिशियली पूरा सिस्टम स्टेबल था, मतलब रेस्ट में था, तब वेलोसिटी क्या थी? 0। मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए? 0। तो जितना मोमेंटम ये डायरेक्शन में होगा उतना ही मोमेंटम ये डायरेक्शन में भी, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। इसीलिए टोटल मोमेंटम बन जाएगा 0। इसीलिए टोटल मोमेंटम बनेगा 0। एक ये एक्टिविटी है 9.5 करके, और 9.10 में भी सिमिलर एक एक्टिविटी है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से समझ लेना और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके,
नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकता है। ओके, थैंक यू।